छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित एक लंबी कविता सरोज स्मृति का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। लंबी कविताओं में यह अग्रगण्य है। पहले इन्होंने ही एक लंबी कविता लिखी और यह हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध शोक गीत के रूप में प्रसिद्ध है। सत्र 2 का सार पहले हम देखेंगे। आज यह तीसरा सत्र है। कवि पर अन्य साहित्यकार एवं संपादक जो टीकाएं करते हैं उसके बारे में वे बताते हैं। कवि के मन की व्याकुलता, क्योंकि कवि कष्ट में थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत कष्ट में जी रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वे लिखते बहुत थे लेकिन उन्हें पैसे बहुत कम मिलते थे और उन्हें देखकर हंसने वाले लोग बहुत सारे थे। और उसी संदर्भ में उनकी पत्नी विमला कवि निराला को सांत्वना देती थी। कवि इतना कष्ट में रहने पर भी उन्हें सांत्वना देने के लिए हमेशा उनकी पत्नी विमला साथ में रहती थी। इससे कवि निराला को थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी। लेकिन ऐसी स्थिति में विमला की अकालिक मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता चला है कि विमला निराला की पत्नी है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अकालिक मृत्यु के बाद इनका दुख और भी बढ़ जाता है। और पत्नी की मृत्यु के पश्चात वे अपनी बेटी सरोज को नानी के घर भेज देते हैं। इसका मतलब है उनके सास ससुर के घर में अपनी बेटी सरोज को भेज देते हैं। और आगे देखेंगे। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। वह चरित पूर्ण करके, इसका मतलब है अपना जीवन पूर्ण करके वह चली गई, मुझे छोड़कर वह चली गई। और उसके बाद कुछ ही दिनों में तुम नानी के घर में जाकर पलने लगी। तूने सब किए वहीं कौतुक विनोद, जितने भी तुम्हारे विनोद थे, जो बाल लीलाएं थी, सब कुछ वहीं पर हुई। उस घर निशि वासर भरे मोद, इससे उस घर में तुमने दिन रात मोद भरा, आनंद भरा, उत्साह भरा। सबको अच्छा लगता था तुम्हारे साथ खेलना कूदना। तो तुम्हारे खेल देखकर वे सभी खुश हो जाते थे। और बीच बीच में तुम्हें भाई की या मामा की मार भी खानी पड़ती थी। खाई भाई की मार विकल, जब तुम्हें मार पड़ती थी भाई से तो तुम विकल हो जाती थी, व्याकुल हो उठती थी, रोती थी बहुत। और उस संदर्भ में भाई क्या करता था? रोई उत्पल दल दृग छल चल, जब तुम रोती थी तुम्हारे उत्पल दल, यहाँ उत्पल दल का मतलब है कमल के दल। कमल का जो फूल होता है कितना कोमल होता है। कमल के फूल के दलों के समान तुम्हारे जो नेत्र है, तुम्हारी जो आंखें हैं, उसमें से आंसू बहने लगते थे। उन तुम्हारी आंखों से जब आंसू बहते तो उसे देखकर भाई को तुम पर तरस आता। तो वह क्या करता? चुमकारा सिर उसने निहार, तुम्हें देखकर तुम्हें चूमता था और तुम्हें थोड़ा सा धैर्य दे देता कि क्यों मारा, मारने का कारण बताता और तुम्हें चुप कराने का वह प्रयत्न करता था। फिर गंगा तट सैकत विहार, इतना ही नहीं, इतना करने पर भी जब तुम चुप ना होती तब तुम्हारा भाई क्या करता? तुम्हें ले जाकर गंगा नदी के तट पर सैर कराने ले जाता था। गंगा नदी के सैर कराना का मतलब है वॉक करवाने के लिए तुम्हें ले जाता था। करने को लेकर साथ चला, तुम्हें सैर करवाने के लिए तुम्हारा भाई या मामा तुम्हें साथ में लेकर जाता था गंगा नदी के तट पर। तू गह कर चली हाथ चपला, तू चपला चंचल मन की थी, तुम सब कुछ भूल जाती थी और उसका गह कर, उसके हाथ पकड़कर तुम साथ में भाई के साथ गंगा नदी के तट पर चली जाती थी। वहां की प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, दिखाने के लिए तुम भाई वहां ले जाता था, क्योंकि तुम्हें चुप कराने के लिए। जब वह तुम्हें मारता तो उसे बहुत दुख होता। इसका अर्थ है वह तुम्हें इतना चाहता था, तुम्हें दुख पहुंचाना उसका मकसद कभी नहीं था। आंसुओं धुला मुख हासोज्वल, आंसुओं से तुम्हारा चेहरा धोकर जैसे उसमें चमक आ गई। अब तुम्हें और भी तुम शुभ्र दिख रही हो, साफ सुंदर दिख रही हो। लखती प्रसार वह ऊर्मि धवल,
जब तुम भाई के साथ गंगा नदी के तट पर जाती तो वहां लगती, देखती थी, वहां के सौंदर्य को देखती थी। और सौंदर्य कैसा था, वो ऊर्मी धवल जब तरंगे नदी में, जब पानी की तरंगे उठती है, वह देखने से इतना सुंदर दिखता है और हमारे हमारे मन को भी आनंद देता है। ऊर्मी धवल तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी व्यस्त लिखता अबाध गति मुक्त छंद। तुम अपनी नानी के घर में खुश थी, लेकिन यहाँ मैं अकेला ही था और मेरा मेरा जो कर्तव्य था लिखने का, क्योंकि मैं एक कवि हूँ, इसलिए मैं लिखता रहा, बार बार लिखता रहा। मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ भी, देखिए इस एक शब्द से हमें पता चलता है कि कवि निराला के मन में कितनी वेदना थी। वे इतना सारा लिख चुके थे, फिर भी उन्हें कोई सम्मान, प्रोत्साहन या जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता था। कवि जीवन में व्यर्थ भी मैं व्यस्त था। व्यस्त का मतलब है बिजी था, जो हमेशा लिखने का ही काम करता था, साहित्य की, सरस्वती की सेवा करता था। लिखता अबाध गति, मैंने लिखने का काम अबाध गति से, इसमें कभी बाधा नहीं आई, कभी मैंने छोड़ा नहीं। अबाध गति मुक्त छंद, और मेरे लिखने का तरीका था मुक्त छंद की रचना ये मैं करता था। और इससे मुझे क्या कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने लिखना छोड़ा भी नहीं। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर। जब मैं लिखता, मुक्त छंद की जब रचनाएं करता तो पत्रिकाओं के लिए भेजता, संपादक के पास मेरी रचना पहुंच जाती तो संपादक गण इससे आनंदित नहीं होते, उनमें निरानंद दिखता था। वे मेरी रचना देखकर खुश नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें मुक्त छंद की रचनाएं पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वे छंदबद्ध रचना को ही ज्यादा महत्व देते थे, वही सब कुछ समझते थे। लेकिन मैंने एक नया प्रयोग शुरू किया था, मुक्त छंद में लिखना, बिना छंद के बंधन से लिखने का मैंने जो प्रयत्न किया था, एक नई शुरुआत की थी, उसे स्वीकारने के लिए संपादक गण तैयार नहीं थे। वापस कर देते वे निरानंद होकर, उत्साह खोकर या बिना खुशी के वे वापस कर देते पढ़ सत्वर। मेरी रचना पढ़ते और सत्वर तुरंत जल्दी ही क्या कर देते, उसे वापस कर देते। फिर से देखने का भी उन्हें मन नहीं होता था। दे एक पंक्ति दो में उत्तर, फिर भी उसे लौटाते समय वे क्या करते, ये क्या दो पंक्तियों में ही उसके लिए उत्तर लिख देते कि तुम, आपकी जो रचना है इसे हम अपनी पत्रिका में नहीं छाप सकते, छापने योग्य आपकी रचना नहीं है। सिर्फ इतना लिखकर वे उसे वापस लौटा देते। जब रचना को वापस पाते तो लेखक या कवि निराला को कितना दुख हुआ होगा, ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ। ತಾವು ಬರೆದ ರಚನೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪಾದಕರು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ, लौटी लेकर रचना उदास, जब मैं रचना लेकर वापस आता तो मुझे बहुत उदासी होती, दुख होता था, मन में पीड़ा होती थी। ताकता हुआ दिशा आकाश, आसमान देखता बैठता, लेकिन मुझे कुछ क्या करना है आगे उसके बारे में कुछ सूझता भी नहीं था। इतना दुख, इतनी वेदना मुझे संपादकों से मिली है। तो इस प्रकार वे कहते हैं, अगला जो भाग है उसे मैं अगली वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आप जो लंबी कविताएं जो आपके लिए एक पाठ्य पुस्तक रखी गई है उसे पढ़ी है। उसके संपादक है वीणा अग्रवाल जी, स्वर्ण जयंती प्रकाशन दिल्ली। और हम अधिक जानकारी के लिए आप निराला की रचनाएं पढ़ सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे, इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न। कवि सरोज को विहार करवाने कहाँ ले जाते थे? कवि, यहाँ कवि नहीं, उनका भाई ले जाता था, कवि नहीं, वहाँ एक छोटी सी गलती हुई है। वहाँ भाई, जब भाई मारता तो विहार करवाने के लिए, सैर करवाने के लिए, और विहार करवाने का मतलब सैर करवाने के लिए कहाँ ले जाता, क्योंकि सरोज रोने लगती थी तो उसे सैर करवाने के लिए कहाँ ले जाता था? आंगन में या ननिहाल में, गंगा तट पर या सागर के किनारे। अब आपको उत्तर पता चल चुका है। जब भाई मारता तो उसे चुप कराने के लिए, उसे खुश रखने के लिए उसे गंगा तट पर
ले जाता था। दूसरा प्रश्न, कौन निराला की रचनाएं लौटाते थे? आपको पता चल चुका है कि निराला मुक्त छंद की रचनाएं करते थे। जब वे मुक्त छंद में रचना करते तो संपादक गण इससे नाखुश थे, इसलिए वे बिना कुछ ज्यादा उत्तर दिए ही एक या दो पंक्तियों में उत्तर देकर उनकी रचनाओं को लौटा देते थे। वे कौन है? सरोज नहीं, संपादक है। लेखक भी नहीं, पाठक में, संपादक उनकी रचनाओं को लौटा देते थे। इस प्रकार आपको पता चला है। और जो भाग है, जो बचा हुआ भाग, मैं अगली कड़ी में, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।